नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। मास्टर स्ट्रोक इस वक्त आप देख रहे हैं और मैं हूं रूबिका लियाकत। आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में हम इतिहास से होने वाली जो ये सियासी छेड़छाड़ है ना, इसका विश्लेषण करेंगे। यूपी चुनाव का पारा जैसे जैसे चढ़ रहा है, इतिहास के गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने का सिलसिला भी तेज हो गया है। 15 दिन पहले अखिलेश यादव ने चुनावी मैदान में जिन्ना की एंट्री कराई और अब ईसा पूर्व तक के इतिहास की खुदाई शुरू हो चुकी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की जंग करवाकर सियासी युद्ध को और तेज किया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने मुगल सल्तनत का लेखा जोखा पेश किया और मुगल काल को धर्मनिरपेक्ष राज का सर्टिफिकेट भी दे दिया। इस तरह यूपी में चुनाव में एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के तीनों कालखंड की किताबें खुल चुकी है। सवाल यह है कि इतिहास और राजनीति शास्त्र का ये घालमेल यूपी के चुनावी समीकरण पर असर किस तरह डालेगा? आज इसी पर आधारित है मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी। बाबर जो थे वो भारत में मात्र 4 साल रहे, 4 ही साल। हम अकबर को अपना समझते हैं, हम उनको गैर नहीं समझते। जहांगीर आधा राजपूत थे और उनके बेटे शाहजहां 4 में 3 हिस्सा तो हिंदू था, राजपूत था। ये नया मुगल नामा है जिसे गढ़ा है कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर। अय्यर को मुगल इतने प्यारे हो गए हैं कि 80 साल की उम्र में उन्होंने 60 मिनट तक खड़े होकर मुगलों के कसीदे पढ़े, उन्हें अपना बताया और भारतीय करार दिया। जहां मैं मंत्री होने के समय रहता था, उस सड़क का नाम है अकबर रोड और हमारा जो कांग्रेस का ऑफिस है वो भी अकबर रोड पर है। हमें तो कोई इतराज नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि नहीं कांग्रेस हैं हम, अकबर रोड पर हम कैसे रह सकते हैं, इसको आप महाराणा प्रताप रोड बना दीजिए। हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि हम अकबर को अपना समझते हैं, हम उनको गैर नहीं समझते। मणिशंकर अय्यर के लिए महाराणा प्रताप अपने हो न हो, लेकिन तलवार के दम पर हिंदुस्तान में कत्लेआम करने वाला बाबर और उसका खानदान उन्हें अपना जरूर लगता है। अकबर, जहांगीर और शाहजहां उन्हें पक्के हिंदुस्तानी नजर आते हैं। उनकी शादियां राजपूतों से होती थी। नतीजा ये कि जहांगीर आधा राजपूत थे और उनके बेटे शाहजहां 4 में 3 हिस्सा तो हिंदू था, राजपूत था। वो इस देश के थे। मणिशंकर अय्यर ने अपने मुगलनामे के पन्ने दिल्ली में नेहरू जयंती के एक कार्यक्रम में खोले। मुगलों को दरियादिल और रहमदिल साबित करने के लिए अय्यर के पास एक से बढ़कर एक आंकड़े थे। पहले जरा मणिशंकर अय्यर का मुगलनामा सुन लीजिए। बाबर जो थे तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपने बेटे को, अपने ज्येष्ठ बेटे को, जिसका नाम था हुमायूं। उन्होंने हुमायूं को बताया कि यदि आप इस देश को चलाना चाहते हो, यदि आप अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो यहाँ के निवासियों के धर्म में आप दखल न दीजिएगा। 1872 में अंग्रेजों ने पहला सेंसस करवाया और उससे पता लगा कि 666 साल राज करने के बाद मुसलमानों का तादाद भारत में तकरीबन 24% का था और हिंदुओं का 72% का था। तो आंकड़े तो अलग होने चाहिए कि 72% मुसलमान होने चाहिए और 24% हिंदू होने चाहिए। विदेश से वो आते थे, असभ्य लोग थे, इसीलिए उन्होंने बहुत क्रोध किया भारत पर।
लेकिन यहां रहने के बाद वो भारतीय बन गए। वो कभी अपने घर वापस नहीं गए। और ये है अंतर अंग्रेजों और मुगलों में, कि मुगलों ने इस देश को अपना बनाया। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, हम तो यहां राज करने के लिए आए हैं, बाकी हमारा घर तो वही है। मणिशंकर अय्यर ने पहली बार ऐसे बयान नहीं दिए हैं। अपने बयानों की वजह से कांग्रेस के लिए हमेशा ही मुसीबत बनते रहे हैं। लेकिन यूपी जैसे महत्वपूर्ण राज्य के चुनाव से पहले अगर अय्यर ने यह बयान दिया है तो जरूर इसका मतलब होगा। और ये मतलब भी उन्होंने अपने मुगलनामे का जिक्र करते हुए सुना ही दिया और खुद को 100% भारतीय बताया। हिंदुत्व में अंतर है तो मैं उसके साथ जोड़ना चाहता हूं कि अंतर ये है कि हम जो हिंदू धर्म पर विश्वास रखते हैं, हम 100% भारतीय हैं। मणिशंकर की मुगल हिस्ट्री सियासत में भूचाल लाने वाली थी और हुआ भी यही। बीजेपी ने अय्यर के सहारे पूरी कांग्रेस पर हमला बोल दिया तो कांग्रेस के दूसरे नेता अय्यर के बचाव में आ गए। बिना मतलब ना समझदारी की तरह दिया गया बयान है। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब चर्चा करते हैं देश की ताकत की, तो वह कहते हैं कि भारत की ताकत 130 करोड़ देशवासी है। इसमें क्या तो कोई दो राय है कि जो भी आप नाम लेते हैं, अच्छे रहे हों बुरे रहे हों, इतिहास में निंदनीय रहे हों या वो प्रशंसा के योग्य रहे हों, क्या वो भारत की अस्मिता, विरासत, संस्कृति से जुड़े हुए नहीं है? कैसा भी व्यक्ति हो। अय्यर के बयान पर विवाद बढ़ा तो इतिहास के पन्नों की तलाश शुरू हुई। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो में गीतकार और इतिहास के जानकार मनोज मुंतशिर ने मुगल काल के कई नियम कायदों का विश्लेषण किया। गैर मुस्लिम प्रजा के लिए तीर, धनुष और तलवार लेकर चलना मना है और गैर मुस्लिम जनता मुसलमानों के मोहल्ले में ना बसे। और आखिरी चीज मैं कह रहा हूं कि गैर मुस्लिम प्रजा अपने मुर्दों को लेके जोर से विलाप न करे। यानी अगर हमारे घर में, हिंदुओं के घर में कोई मृत्यु होती थी, कोई बाप दादा मर गया, तो जोर से रो नहीं सकते थे। अब सवाल यह है कि मुगल काल की असलियत क्या थी? क्या मुगल शासन धर्मनिरपेक्ष था जैसे कि अय्यर दलील दे रहे हैं, या फिर इतिहास के पन्नों में कुछ और दर्ज है? मुगल काल की असलियत क्या है, ये समझिए। और समझने के लिए पहले पूरे मुगल शासनकाल का विश्लेषण जरूरी है। उत्तराधिकारी का नियम ना होने पर पूरा मुगल काल गद्दी के लिए झगड़ता ही रहा। पूरे वक्त मुगलों ने हर उस राजा पर कहर ढाया जिसने उनकी अधीनता नहीं स्वीकारी। ये ऐतिहासिक फैक्ट है कि औरंगजेब ने गैर मुसलमानों पर टैक्स, जिसे जजिया कहा जाता है, वो लगाया था और उसी के शासनकाल में हजारों मंदिर ढाए गए। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह की हिंदू धर्म में दिलचस्पी देखकर उसका कत्ल भी किया था। औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन ना करने पर गुरु तेग बहादुर का सर काटा। उसने अपने शासन में नृत्य और संगीत प्रतिबंधित किए। कलाकारों पर बहुत से जुल्म किए। मुगलों ने बेहद चालाकी से उन गैर मुसलमानों को उच्च पद दिए जिन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार की। और यह भी सच है कि मुगलों ने भारत में कई खूबसूरत इमारतें बनाई हैं। मुगल काल में भारत दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य बना। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विवाद यानी अयोध्या का विवाद, वो भी मुगलों की ही देन थी। लेकिन चुनाव आते ही देश में नेता इतिहास को अपने अपने तरीके से नफे और नुकसान के हिसाब से गढ़ने लगते हैं। लेकिन नेताओं के इतिहास पर भरोसा करने से पहले इतिहासकारों को भी आज की तारीख में सुनना जरूरी है। अब ये खास रिपोर्ट। कोई भी यानी रिलीजन से कोई अलग नहीं थी। कोई भी स्टेट, चाहे मुगलों की रही हो, चाहे राजपूत स्टेट्स रही हो, उनका कोई ना कोई रिलीजन था। तो ये कह देना कि अत्याचार आज के संदर्भ में यदि हम मध्यकालीन राज्यों को या उनकी स्टेट्स को एनालिसिस करेंगे तो वो कहीं से कोई बात सच नहीं है। 666 साल मणिशंकर अय्यर ने तलवार के जोर पर धर्म परिवर्तन कराने वाले मुगलों की शान में ही कसीदे नहीं पढ़े। मुगल काल से निकलकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास शुरू किया और फिर जिन्ना गाथा भी सुनाई।
पार्टीशन मांगने के पहले जिन्ना जी का बस एक ही मांग था कि 30% हमें आरक्षण दीजिए सेंट्रल असेंबली में। उन्होंने ये नहीं मांगा कि हमें 80 दो या 90 दो, उन्होंने 30% मांगा। वैसे तो जिन्ना भारतीय चुनाव का अभिन्न अंग बन चुका है। चुनाव चाहे किसी भी राज्य में हो, किसी न किसी तरीके से जिन्ना की एंट्री हो ही जाती है। अब जबकि यूपी में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, तो इस बार जिन्ना का जिन्न जगाया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। अखिलेश ने अपना जिन्नानामा करीब 15 दिन पहले यूपी के हरदोई में एक सभा में सुनाया था, जिसमें उन्होंने जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी, सरदार पटेल और नेहरू जैसे नेताओं से की थी। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। अखिलेश यादव का जिन्ना पर बयान हो या फिर मणिशंकर अय्यर का मुगल काल पर ज्ञान, हर पार्टी अपनी अपनी सहूलियत और समीकरण के हिसाब से इतिहास के पन्ने पलट रही है। और अब तो हालत ये हो गई है कि 70-80 साल पुराने जिन्ना से होते हुई ये जंग ईसा पूर्व तक पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में ईसा पूर्व के इतिहास की एंट्री हुई यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान से, जिसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का नाम लिया। इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बहुत बताया। किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वह सिकंदर को महान बता दिया। कितना धोखा देश के साथ हुआ है। योगी आदित्यनाथ रविवार को लखनऊ में बीजेपी के मौर्य कुशवाहा सम्मेलन में चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे थे। यहां योगी के एजेंडे में पिछड़ों के उस जज्बात को कुरेदना था जिसके मुताबिक इतिहास में उन्हें मान सम्मान नहीं दिया गया। बस इसी एजेंडे को समझाने के लिए सीएम योगी ने 2300 साल पुराने इतिहास की जड़ें खोदी। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का नाम लिया, लेकिन विपक्ष ने उनके इतिहास ज्ञान पर ही हमला बोल दिया। ओवैसी ने लिखा, हिंदुत्व गलत इतिहास की फैक्ट्री है। चंद्रगुप्त और सिकंदर की कभी जंग नहीं हुई। शिक्षा व्यवस्था में सुधार क्यों जरूरी है, यह इसका एक अच्छा उदाहरण है। अच्छे स्कूल न होने से बाबा लोग अपने फायदे के लिए तथ्यों से खिलवाड़ कर रहे हैं। बाबा को शिक्षा की कदर नहीं और ये दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ ने इसी सभा में तालिबान का भी जिक्र करके तालियां बटोरी। दरअसल ये बीजेपी के चुनावी प्लान का हिस्सा है। इस गणित को समझना जरूरी है। नायकों का जिक्र कर जातियों के सम्मान की लड़ाई बनाना, तालिबान के जिक्र से मुसलमानों के खिलाफ पिछड़ों को बटोरना, गैर यादव वोट बैंक पर बीजेपी की नजर। सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में जिस पार्टी को पिछड़ों का साथ मिलेगा, सत्ता उसे ही नसीब होगी। बीजेपी की रणनीति गैर यादव पिछड़े वोट बैंक को साथ रखने की है और इसीलिए पार्टी इतिहास की गलियों से ढूंढ ढूंढ कर नायकों को सामने ला रही है। उधर सपा और कांग्रेस को भी अपने वोट बैंक की चिंता सता रही है, लिहाजा उसे जिन्ना और मुगल याद आ रहे हैं। 2300 साल पुराना इतिहास और उसे लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसका सच भी आप जान लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का इतिहास क्या कहता है, गौर फरमाइएगा। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व सिंधु के राजा पोरस से जंग लड़ी। पोरस की हार के बाद सिकंदर ने उसकी बहादुरी देखकर राजपाट लौटा दिया। पोरस से जंग के 2 साल बाद सिकंदर की मौत हो गई। सिकंदर की मौत के बाद उसके एक सेनापति जिसका नाम सेल्यूकस है, उसने हमला किया। सेल्यूकस की जंग चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था। चंद्रगुप्त की लड़ाई सिकंदर के सबसे बड़े सेनापति से हुई थी, सिकंदर से नहीं। और इसीलिए कई लोग इसे सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई के तौर पर भी पेश करते हैं, जैसा इस बार किया गया। मास्टर स्ट्रोक में उत्तर प्रदेश ही की खबर आप तक पहुंचानी है, लेकिन पूर्वांचल की, जहां इस वक्त हर पार्टी का फोकस है। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, सारे बड़े चेहरे इस वक्त पूर्वांचल की परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन पूर्वांचल में कल सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी चलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यूपी को सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की सौगात देने पहुंच रहे हैं, जिसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ेगा। आने वाले चुनाव में बीजेपी इसे गेम चेंजर के तौर पर देख रही है, लेकिन अखिलेश यादव इसका जो श्रेय है लेने की हर कोशिश कर भी रहे हैं।
अखिलेश बार बार कह रहे हैं कि इसका शिलान्यास तो उनकी सरकार में हुआ था। बीजेपी इसे झूठ बता रही है। बीजेपी कह रही है कि अखिलेश का अगला ट्वीट ये होगा कि राम मंदिर भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही बनवाया। मास्टर स्ट्रोक में इसीलिए आज हमने आपके सामने वो विश्लेषण रखने की कोशिश अब हम कर रहे हैं जिसे देखकर आप जानेंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे क्या वाकई गेम चेंजर हो सकता है। अब से कुछ घंटों बाद ग्लोब मास्टर की लैंडिंग के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी सबसे बड़ी सियासी उड़ान की तैयारी कर चुकी है। अब से कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में मेगा शो करने वाले हैं। सुखोई, मिराज और जगुआर जैसे कई फाइटर प्लेन के टचडाउन के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे वाली हवाई पट्टी से बीजेपी अपने चुनावी अभियान को फाइटर प्लेन वाला टेक ऑफ कराने की तैयारी कर चुकी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी C-130 हरकुलिस विमान से उतरेंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। इसके बाद सब जाएंगे और 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा। ये वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जिसके जरिए बीजेपी पूर्वांचल में सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलने जा रही है। इसका खाका बीजेपी ने 3 साल पहले ही तैयार कर लिया था, जब पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरे यूपी, विशेष तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की आशाओं और आकांक्षाओं को नई बुलंदियां देने वाला है। लखनऊ से लेकर गाजीपुर के बीच 340 किलोमीटर के रास्ते में जितने भी शहर, कस्बे और गांव आएंगे, वहां की तस्वीर बदलने जा रही है। एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के मौके पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी C-130 हरकुलिस विमान से उतरेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर आधे घंटे का एयर शो होगा। सुखोई, मिराज और जगुआर फाइटर जेट टचडाउन करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसीलिए इसके उद्घाटन को योगी सरकार इतने मेगा शो में तब्दील करना चाहती है जिसका संदेश यूपी के हर वोटर तक जाए। कल अपराह्न में 1 बजे के बाद यह कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ होगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के प्रति प्रधानमंत्री जी की जो शुरू से रुचि रही है, उस दिशा से हम सब आभारी हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बहाने मोदी और योगी पूर्वांचल में बीजेपी के विजय रथ को लखनऊ तक पहुंचाना चाहते हैं और यही वजह है कि इस एक्सप्रेस वे के उद्घाटन से पहले ही इसका श्रेय लेने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पुराना पोस्टर जारी किया जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास उनकी सरकार में हुआ था। इस पोस्टर में देखिए, यहाँ लिखा है अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। नीचे लिखा है देश के सबसे लंबे समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास। तारीख लिखी है 22 दिसंबर 2016, दिन गुरुवार। भारतीय जनता पार्टी ने जो फिल्मों में गाना चलता था, राम राम जपना पराया, वो पूरा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप सब जानते हैं आज तक भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। जिन लोगों ने प्रदेश के विकास को बाधित किया था, वह हर एक कार्य के साथ अपना नाम जोड़ने का कुत्सित प्रयास तो करते हैं। जनता सब जानती है और जनता 2014 में भी, 2017 में भी और 2019 में भी इसका जवाब दी है।
2022 में भी इंतजार कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर क्रेडिट की लड़ाई क्यों हो रही है, आपको इसके पीछे की वजह समझनी होगी। कहते हैं कि पूरब का आशीर्वाद जिसे मिल जाए, लखनऊ की गद्दी उसे मिलती है, और इसीलिए यूपी में इस वक्त बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों का फोकस पूर्वांचल पर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से यूपी के 9 जिलों को फायदा मिलने वाला है, जिसमें बड़ा हिस्सा पूर्वांचल का है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिन 9 जिलों से गुजरता है वो लखनऊ है, बाराबंकी है, अमेठी है, सुल्तानपुर है, अयोध्या है, अंबेडकर नगर है, आजमगढ़ है, मऊ और फिर गाजीपुर है। जिन जिलों से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजरेगा वहां तरक्की की राह खुलेगी, लोगों को आने वाले वक्त में फायदा पहुंचेगा। इसीलिए बीजेपी को उम्मीद है कि इन 9 जिलों के वोटर्स का आशीर्वाद उसे मिलेगा। यहां बीजेपी को पिछले चुनाव में आजमगढ़ की 10 सीटों में से 1 सीट हासिल हुई, अंबेडकर नगर में 5 में से 2 सीटें मिली, गाजीपुर में 7 में से सिर्फ 3 सीटें मिली थी। इसीलिए बीजेपी को ये लगता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का संदेश अवध और पूर्वांचल दोनों ही जगह पर जाएगा और अच्छा जाएगा, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल को अवध क्षेत्र से जोड़ने वाला है। इसका सियासी गुणागणित जो है अब वो समझिए आप। अवध क्षेत्र में कुल 118 विधानसभा सीटें हैं, पूर्वांचल में 130 सीटें हैं। ये दोनों मिला ली जाए तो 248 सीटें हो जाती है। ये यूपी की कुल विधानसभा सीटों का 62% है। पिछले चुनाव यानी 2017 में बीजेपी को इनमें 28 जो सीटें हैं उनमें से जो सीटें हासिल हुई थी वो 184 सीटें हासिल हुई थी अवध और पूर्वांचल की, अगर मिला दी जाए तो। इस बार बीजेपी की नज़र इन 248 सीटों पर है। वो एक्सप्रेसवे की सौगात देकर इन 248 सीटों के वोटर्स को लुभाना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी ने पूर्वांचल पर पूरा फोकस इस वक्त रखा हुआ है। पूर्वांचल में बीजेपी का अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल से पहले से ही गठजोड़ है। पिछले दिनों बीजेपी ने निषाद पार्टी से भी चुनावी समझौता कर लिया है। ये छोटे छोटे दल पूर्वांचल में अच्छी खासी पैठ रखते हैं। उधर अखिलेश यादव ने भी ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया है। वो बीजेपी के काम पर सवाल तो उठा ही रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसा बनना चाहिए वैसा बना नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से लोगों को उम्मीद है कि उससे सिर्फ यूपी के 9 जिले के लोगों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि इस एक्सप्रेस वे को पकड़कर दिल्ली से बिहार जाने वालों का सफर भी आसान होगा। लेकिन अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं वो सुनिए। जिस गुणवत्ता के साथ, जिस क्वालिटी के साथ वो एक्सप्रेस वे बनना चाहिए था, उसमें कंप्रोमाइज किया गया है, उस क्वालिटी के साथ नहीं बनाया गया है। प्रचार ये किया जा रहा है कि गुणवत्ता के लिए नॉर्मल विटामिन नहीं यूज हुआ है, जो अमूमन विटामिन यूज हुआ होता है वो विटामिन यूज नहीं किया गया है। रबर मिक्स्ड, जो रबर पीसेस हैं उसको मिक्स कर करके विटामिन यूज किया गया है। जो लोग उस पर चले होंगे वो जानते होंगे कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे तो अगर आप चाय पीते हुए चले जाएंगे तो चाय आपकी नहीं गिरेगी। 100 की रफ्तार से भी चलेंगे तो चाय नहीं गिरेगी। लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ने कौन से विटामिन में मिलावट की है, जो कहने को तो कह रहे हैं मिक्स्ड पॉलीमर्स हैं, रबर के पीसेस हैं, और जो क्वालिटी देखा होगा सड़क पर चल करके, अगर रफ्तार आपने बढ़ा दी तो हो सकता है आपके पेट दर्द हो जाए या कमर दर्द हो जाए, आपको लौट करके कमर का इलाज। सवाल यह है कि क्या अखिलेश के दावे में वाकई दम है? एबीपी न्यूज ने उसका रियलिटी चेक किया। योगी जी के पूर्वांचल एक्सप्रेस में भी ये खासियत है। इसकी पड़ताल के लिए मैंने भी एक ग्लास लिया है, इसमें पानी भरा है और इसको मैं अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पे रख देता हूँ। और अब मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से लखनऊ की तरफ लेके चलता हूँ और देखता हूँ कि क्या पानी छलकता है या नहीं, या इसकी सड़क इतनी ही स्मूथ बनी हुई है। तो आप देखिए कि इस वक्त मैंने पहले गियर और अब दूसरे गियर पे गाड़ी रख दी। दूसरे गियर के बाद अब मैं इस गाड़ी को तीसरे गियर पे करता हूँ और अपनी स्पीड बढ़ाता हूँ। इसके बाद अब मैं चौथे, पांचवें और छठवें गियर तक जाऊंगा और देखूंगा कि क्या पानी गिरता है या नहीं। तो तीसरे के बाद अब ये चौथा गियर, और चौथे गियर के बाद अब मैं करीब 60 की स्पीड में पहुंच चुका हूं। आप देखिए कि 80 पार कर चुका हूं मैं और गाड़ी मेरी छठवें गियर पे। ये छठवां गियर लग चुका है और छठवें गियर पे मेरी स्पीड 80 से ऊपर है।
और इसको अब मैं बढ़ा करके 100 के आसपास ले जाता हूँ। और अभी भी आप देखिए कि पानी बिल्कुल भी छलक नहीं रहा है, यानी कि जो रोड है उसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। 100 की स्पीड आ चुकी है और आप पानी देखिए अभी भी ग्लास में जैसे था वैसे ही है। एक्सप्रेस वे कैसा बना है, इसमें सफर आरामदायक होगा या नहीं, आने वाले वक्त में लोग खुद इसका रियलिटी चेक कर लेंगे। लेकिन फिलहाल मौसम चुनावी है, इसलिए अखिलेश हर दांव खेल लेना चाहते हैं और चुनावी राजनीति में ऐसा करने में कोई हर्ज भी नहीं है। अब जरा माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू पर आज जो हमने सवाल रखा था उसका जो जवाब आया है वो बता दें। #एक्सप्रेसवे पॉलिटिक्स पर हमने पूछा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का श्रेय असल में किसे मिलना चाहिए। इसका जवाब कू रिएक्शन ऑफ द डे के लिए हमने किरण नाम की एक यूज़र को चुना है, जिन्होंने लिखा है, क्या हम एक बार एक्सप्रेसवे का श्रेय उन मजदूरों को दे सकते हैं जो अपने घर परिवार से दूर रहकर दिन रात काम करके निर्माण करते रहे। सरकार को चुना ही इसलिए जाता है कि वो देश के विकास के लिए काम करें, लेकिन कार्य सफल बनाने वालों को हमें नहीं भूलना चाहिए। और इसीलिए इस शानदार राय के लिए हमने किरण के इस पोस्ट को चुना है। रायगढ़ के रहने वाले कर्नल विप्लव त्रिपाठी अपनी पत्नी और 8 साल के मासूम बेटे के साथ मणिपुर में शहीद हुए। आज तीनों का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। कर्नल त्रिपाठी के साथ 4 और जवान शहीद हुए। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय सेना पर ये हमले किए किसने। भारत के उत्तर पश्चिमी बॉर्डर पर पाकिस्तान के साथ तनाव चलता ही रहता है, लेकिन इसके मुकाबले पूर्वोत्तर शांत रहता है। तो फिर यहाँ ऐसा कौन सा आतंकवादी संगठन आ गया है जो सीधे भारतीय सेना को चुनौती दे रहा है? कहीं इसके पीछे चीन का कोई हाथ तो नहीं है? हमारी रिपोर्ट से समझिए। बेटा तेरा बलिदानी, इस बलिदान पे तुम ना रोना मां, देश की खातिर जा रहा हूं, आंसू से आंचल न भिगोना मां। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी अपनी मां से यही कह रहे होंगे। फौजी होने की वजह से उनके शहीद हो जाने का डर तो हमेशा ही था, लेकिन रोना इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आतंकवादियों ने उनकी पत्नी और 8 साल के मासूम बच्चे को भी मार डाला। कर्नल त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के रहने वाले थे। आज सुबह उनका पार्थिव शरीर शहर में पहुंचा तो हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक केवल गाड़ियों का काफिला है। अगल बगल बाइक से लोग एक बार एक झलक देखने के लिए कर्नल विप्लव को आए हैं। और इधर दुर्गेश दिखाइए, आगे आगे वो गाड़ी है और इसके बगल में जो काफिला है वो आपको दिखाई देगा कि पूरा शहर जो है वो पटा पड़ा है और हर कोई कर्नल विप्लव शहीद अमर रहे, कर्नल विप्लव अमर रहे के जयघोष के साथ जो है वो बढ़ रहा है। इन हाथ जोड़े हुए लोगों को देखिए, सड़क के किनारे सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े थे, ऐसे ही हाथ जोड़े शहीद को प्रणाम करने के लिए। इसके बाद पार्थिव शरीर घर पहुंचे तो कर्नल विप्लव त्रिपाठी के माता पिता अपने जवान बेटे, बहू और पोते को इस हालत में देख नहीं पाए। बताया गया कि वो बार बार बेहोश हो रहे थे, इसलिए तुरंत पार्थिव शरीरों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे का पार्थिव शरीर परिवार वालों ने जब दर्शन कर लिया तो अब फिर जो है घर के बाहर ऊपर छतों में देखिए ऊपर कैसे भीड़ है और लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। और ये कर्नल विप्लव का जो पार्थिव शरीर है वो अब उस गाड़ी में रख दिया गया है कि जो उनकी पत्नी हैं उनके ऊपर एक चुन्नी डाल दी गई है और इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। ये तीसरा पार्थिव शरीर है
ये उनके बेटे का है, वो अब ले जाया जा रहा है रामलीला मैदान के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए। रायगढ़ के जिस रामलीला मैदान में कर्नल त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बच्चे के शव को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था, वहां हजारों लोगों की भीड़ मौजूद थी। पहले से ही विप्लव त्रिपाठी अमर रहे की नारेबाजी हो रही थी। विप्लव त्रिपाठी अमर रहे, विप्लव त्रिपाठी अमर रहे। मणिपुर में शहीद कर्नल विप्लव का पार्थिव शरीर, उनके बेटे और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर उनके घर से अब रामलीला मैदान में लाया गया है। रायगढ़ के इस रामलीला मैदान को देखिए और यहाँ जितनी भीड़ है उसको देखिए और समझिए कि वीर सपूत विप्लव त्रिपाठी को कितने लोग देखना चाहते हैं, कितने लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। जरा दिखाइए उस मंच को जहां पर पार्थिव शरीर रखा है और कितने लोग हैं जो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज रायगढ़ शहर में उमड़े हैं। भारत में शहीदों को हमेशा ऐसा सम्मान और प्यार मिलता रहेगा, क्योंकि इस धरती ने न जाने ऐसे कितने वीर सपूत पैदा किए हैं। इसी हमले में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के खारग्राम के रहने वाले राइफलमैन श्यामल दास भी शहीद हुए हैं। असम के जोरहाट के रहने वाले राइफलमैन सुमन स्वारगियारी भी शहीद हुए। दोनों के पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचे, जहां उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कर्नल विप्लव त्रिपाठी के साथ इस हमले में 4 और जवान शहीद हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि यह हमला किसने और क्यों किया। हमले की संयुक्त जिम्मेदारी पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी और मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट यानी MNPF ने ली है। इस हमले के साथ ही चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि पीएलए अचानक से एक्टिव हो गया है। पहले पीएलए एक एक्टिव ग्रुप हुआ करता था, लेकिन पिछले 5-6 सालों से वो निष्क्रिय था। शनिवार को हुए आतंकी हमले को आप अलग इस तरीके से देखिए कि इसमें कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और बच्चा भी मारा गया। 1990 के दशक में मणिपुर में नागा और कुकी के बीच हुई झड़पों में महिलाओं और बच्चे मारे जाते थे, लेकिन तब से अब तक ये पहला हमला है जिसमें भारतीय सुरक्षा अधिकारी के परिवार के किसी सदस्य की मौत हुई हो। हालांकि बाद में इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए पीएलए और MNPF ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता था कि कमांडिंग ऑफिसर के साथ उनकी पत्नी और बच्चा भी था। लेकिन अब इस तर्क के कोई माने नहीं है। यहाँ ये समझ लीजिए कि ये पीएलए अब है क्या और इसकी स्थापना कब और कैसे हुई। पीएलए की स्थापना 25 सितंबर 1978 को इस ग्रुप की स्थापना हुई थी। UNLF यानी यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट से अलग होकर यह ग्रुप बना था। बाकी दूसरे ग्रुप्स की तरह पीएलए भी मणिपुर को भारत से अलग करने के सपने देख रहा था। पीएलए के कैडर्स को NSCN यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ट्रेनिंग देता है और ये भी मार्क्सिस्ट विचारधारा का ही एक संगठन है। म्यांमार में इस संगठन के कई सारे कैंप्स हैं और ये वहीं से ऑपरेट करता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस खतरनाक आतंकी संगठन को हथियार और बाकी दूसरी मदद देता कौन है। देखिए आप रिपोर्ट में। ये चीन की सेना है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए। चीनी प्रोपेगेंडा की ये तस्वीरें दुनिया ने कई बार देखी, लेकिन मणिपुर में एक आतंकवादी संगठन ऐसा है जो इस सेना से इतना प्रभावित है कि उसने भी अपना नाम इसी के नाम पर पीएलए रख दिया है। इसी आतंकवादी संगठन ने मणिपुर में भारतीय सेना के काफिले पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। संगठन की स्थापना के वक्त कैडर की ट्रेनिंग चीन की सेना यानी पीएलए में हुई थी। चीन की सेना के नाम पर ही इस संगठन ने अपना नाम पीएलए रखा था कि कहीं इस हमले के पीछे चीन का तो हाथ नहीं है। पिछले कई सालों की बात करें तो किसी भी मणिपुर के प्रतिबंधित संगठन ने सेना के किसी भी बड़े अफसर की परिवार को निशाना कभी नहीं बनाया है। और इस बार जो हमले की जिम्मेदारी मणिपुर के प्रतिबंधित संगठन पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ली है, उसके बारे में आपको बता दें कि इस संगठन की स्थापना जब 70 और 80 के दशक में हुई थी तो इसे कैडर की ट्रेनिंग कहीं और नहीं बल्कि चीन की पीएलए सेना में दी गई थी। ये चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादक का एक ट्वीट है। इस पत्रकार का नाम
हू शिजिन है, जिसमें वो पूर्वोत्तर के राज्यों के अलगाववादी संगठनों को समर्थन करने की धमकी दे रहे हैं। ये ट्वीट पिछले साल यानी अक्टूबर 2020 का है, जिसमें हू शिजिन ने लिखा है, भारत की सामाजिक शक्तियां ताइवान के खिलाफ खिलवाड़ कर रही हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि हम पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी ताकतों का समर्थन कर सकते हैं और सिक्किम की स्वतंत्रता की बहाली भी कर सकते हैं। यह हमारा संभावित प्रतिशोध हो सकता है। भारतीय राष्ट्रवादियों को अपने गिरेबा में झांकना चाहिए, उनका देश कमजोर है। ये ट्वीट भले ही 1 साल पुराना हो, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों के अलगाववादी और उग्रवादी संगठनों को चीन के जरिए हथियारों और फंडिंग की रिपोर्ट सामने आती रहती है। साल 2015 में मणिपुर में ही हुए सेना के काफिले पर बड़े हमले में एक विदेशी आर्म्स डीलर की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। म्यांमार बॉर्डर पर सक्रिय उग्रवादी संगठनों के कई बार तार चीन और दूसरे बाहरी देशों के साथ जुड़े हुए पाए गए हैं। वर्ष 2015 में जब भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट के काफिले पर मणिपुर में हमला हुआ था, तो उस दौरान तो उग्रवादियों को जो हथियारों की सप्लाई थी वो भी एक विदेशी आर्म्स डीलर ने की थी। ये ट्वीट बताता है कि इन उग्रवादी संगठनों को चीन का समर्थन प्राप्त है। ये भारत में ऐसी वारदात करने के बाद म्यांमार में भाग जाते हैं। पिछली बार जब इन्होंने डोगरा रेजिमेंट पर हमला किया था, तो भारत ने म्यांमार सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अब एक और सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।